करके बताया जाएगा, इसलिए क्रमशः आप लोग वीडियो को देखते रहिए, जिससे क्या है पेपर आपको आसान हो जाए। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। तो उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु को वास्तविक और उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन दिया है लेंस के फोकस पर, लेंस से 2f दूरी पर, लेंस से f तथा 2f के बीच और 2f से अनंत के बीच। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लेंस से f तथा 2f के बीच में रखना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, लघुपथन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान। लघुपथन के समय वैद्युत धारा का मान क्या होता है? शून्य हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जब लघुपथन के समय परिपथ में वैद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे, स्थिर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पे लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयुक्त नियम है। आपका स्थिर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आपका ध्रुव के बीच में धारावाही चालक के बीच में लगने वाला बल का किसके नियम पर आधारित है? पहला दिया मैक्सवेल, आपका कार्क स्क्रू नियम और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तीसरा जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और चौथा जो है ओम का नियम। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन है? पवन ऊर्जा, कोयला, सौर ऊर्जा, जल विद्युत। तो इसमें आपका जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत कौन होगा? तो कोयला। याद रखिएगा, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। तो जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत क्या है? कोयला है। अब अगला क्वेश्चन है 2 का क, एक प्रकाश किरण एम, आपका एक प्रकाश किरण आपका एम अवतल दर्पण पर आपका आपतित होती है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर आपको चित्र में दिखाया गया है, चित्र को पूरा करके उसमें निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। इसमें पूछा जा रहा है इसमें आपतन कोण कहाँ पे बनेगा और परावर्तन कोण इसमें कहाँ पे बनेगा। तब यहाँ से जब ये प्रकाश की किरण इसके एम पे आपका है और जब ये चिकने तल पे टकराती है तो ये फोकस से होते हुए ऐसे आपको फोकस से होते हुए निकल जाएगी। और जब ये फोकस से निकल जाएगी तो उसके बाद से यहाँ से इसको मिला लेंगे, आपको डाट डाट करके इसको मिला लिया जाएगा। अब यहाँ से इसको मिला लेंगे तो यह बीच का जो कोण होगा, यहाँ से लेकर के यह कोण आपतन कोण हो जाएगा और यह कोण जो होगा आपका क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण हो जाएगा। अब इसमें आपतन कोण क्या होगा? तो आपतन कोण याद रखिएगा आपका AMC कौन हो जाएगा? आपका AMC आपतन कोण हो जाएगा। और दूसरा हमारा परावर्तन कोण क्या हो जाएगा इसमें? तो आपको यहाँ से बोल सकते हैं आपका यहाँ पे C आपका यम और F, जो ये कौन कोण है? तो परावर्तन कोण है। बीच का यह आपतन कोण, आपतन कोण को I से प्रदर्शित करेंगे और परावर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। तो इस चित्र में बनाना था कि इसमें आपतन कोण कौन है, परावर्तन कोण कौन है। तो समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे आपका 2 का ख। 2 का ख क्वेश्चन है, बहुत आईएमपी भी क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। प्रकाश के प्रकीर्णन, याद रखेंगे आपका प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर ध्यान से सुनेंगे। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें सूक्ष्म धूल या धुएं के कण तथा वायु के अणु विद्यमान हो, इन कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है, इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो याद रखिए प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? तो कैसे बोला जाएगा? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम में गुजरता है जिसमें आपके सूक्ष्म आपका धूल होते हैं, कण होते हैं, उसमें जो अणु विद्यमान होते हैं, इन कणों के द्वारा प्रकाश के कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाते हैं, उसी को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत का नाम लिखिए। तो ऊर्जा का विभिन्न स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऊर्जा का विभिन्न स्रोत होता है, पहला आपका होता है पारंपरिक स्रोत। पारंपरिक स्रोत में कौन आएगा? पहला हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत ऊर्जा, तीसरा जो हो जाएगा तापीय विद्युत ऊर्जा, चौथा हो जाएगा जैव मात्रा या बायो गैस हो जाएगा और पांचवा इसमें हो जाएगा पवन ऊर्जा। तो इसमें पारंपरिक स्रोत में कौन कौन ऊर्जा हो गया समझ में आया? जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत ऊर्जा, तापीय विद्युत ऊर्जा, जैव मात्रा या बायोगैस, पवन ऊर्जा। अब गैर पारंपरिक स्रोत में कौन कौन आते हैं? तो इसमें हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, और इसमें हो जाएगा आपका ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय आपका तापीय ऊर्जा,
भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पारंपरिक स्रोत और गैर आपका पारंपरिक स्रोत में कौन कौन से ऊर्जा होते हैं। ये ऊर्जा का विभिन्न स्रोत था। इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन तो और आईएमपी क्वेश्चन आ गया। यह क्वेश्चन है आपका है प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर लिखो। क्वेश्चन आपका है 3 का क क्वेश्चन अब आ गया कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में आपका अंतर बताना है। तो आप लिखेंगे आपका प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या है। तो आप कॉलम बना लेंगे प्रत्यावर्ती धारा और एक और बनाएंगे आपका दिष्ट धारा। तो आप प्रत्यावर्ती धारा में क्या लिखेंगे, पहला में धारा को ट्रांसफार्मर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने पर ऊर्जा ह्रास तथा लागत बहुत कम होता है। प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, जब धारा को ट्रांसफार्मर द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब भेजते हैं तो ऊर्जा जो ह्रास होता है और उसका लागत होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। और इसमें जो होता है दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने में ऊर्जा ह्रास तथा लागत बहुत क्या होता है, अधिक होता है। इसमें ऊर्जा ह्रास आपका तथा लागत क्या है, बहुत अधिक होता है, लेकिन यहाँ बहुत क्या है, कम होता है। तो पहला अंतर समझ में आ गया होगा। अब इसका दूसरा अंतर जानेंगे। अब दूसरा जो अंतर है, चोक कुंडली द्वारा कम ऊर्जा ह्रास पर नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये प्रत्यावर्ती धारा में लिखेंगे चोक कुंडली द्वारा कम ऊर्जा ह्रास पर नियंत्रित किया जा सकता है। और इसमें दूसरा हो जाएगा ओमी प्रतिरोध द्वारा अधिक ऊर्जा ह्रास पर नियंत्रित किया जा सकता है। तो यह दोनों अंतर समझ में आ रहा होगा। और तीसरा जो अंतर होगा प्रत्यावर्ती धारा में, तो कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा वाले यंत्र अधिक मजबूत एवं सुविधाजनक होते हैं। प्रत्यावर्ती धारा वाले जो यंत्र होते हैं अधिक मजबूत होते हैं और क्या होते हैं, सुविधाजनक होते हैं। और दिष्ट धारा वाले यंत्र जो होते हैं कमजोर एवं कम टिकाऊ होते हैं। याद रखेंगे, दिष्ट धारा वाले यंत्र जो होते हैं क्या होते हैं, कमजोर होते हैं और कम टिकाऊ वाले होते हैं। तो चौथा हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को किसमें, दिष्ट धारा में बदला जा सकता है। अदिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में नहीं बदला जा सकता है। कितना आसान अंतर है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जा सकता है और दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में नहीं बदला जा सकता है। अगला अंतर लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा को उचित वोल्टेज की धारा में बदला जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को उचित वोल्टेज के धारा में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन आपको याद रखेंगे दिष्ट धारा में ऐसा कर पाना संभव नहीं है। आपका जो उचित वोल्टेज में जो बदला जा रहा है तो इसमें आपका वोल्टेज में नहीं बदला जा सकता है। आपका छठवां अंतर हो जाएगा, करंट लगने पर कम हानि पहुंचाती है। क्योंकि देखिए प्रत्यावर्ती धारा है, अगर करंट लग जाए तो समझिए कम हानि पहुंचाएगी। इसमें जो होता है जब करंट लग जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचता है। तो करंट लगने प्रत्यावर्ती धारा तुलना में अधिक हानि पहुंचाती है। तो समझ में आ गया होगा कि प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर क्या है। अब इसका अथवा याद रखेंगे, आपका घरों के वायरिंग में निम्न की उपयोगिता बताइए। तो घरों में वायरिंग का इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। जैसे आप मीटर, तो मीटर का उपयोग कहाँ करेंगे, तो इसका उत्तर होगा मीटर। वैद्युत मीटर द्वारा कारखानों तथा घरों में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा को सीधे यूनिट आपका WH में मापा जाता है। मीटर जो लगाते हैं आपका, तो किलोवाट आपको हर्स बोला जाएगा, हाँ आपका किलोवाट घंटा इसको बोलेंगे। आपका kWh का मतलब किलो वाट और इसको कहेंगे घंटा में मापा जाता है। विद्युत उत्पादन गृह से आने वाले तारों को संबंध सर्वप्रथम किस में होता है, मीटर से ही किया जाता है। तो घरों में जब वायरिंग होती है तो मीटर को क्या होता है, तो मीटर इसलिए लगाया जाता है कि घर में कितनी बिजली हमारा व्यय हुआ है, यह मीटर जो होता है यूनिट में माप निकाल करके बताता है कि हमारे घर में कितने यूनिट जो है ऊर्जा व्यय हुआ है। तो मीटर का कहाँ उपयोग होता है, समझ में आ गया होगा कि वैद्युत मीटर द्वारा कारखानों अथवा घरों में जो व्यय होने वाली वैद्युत ऊर्जा होता है उसे सीधे किससे जोड़े रहते हैं, यूनिट से जोड़ते हैं, या किलोवाट घंटा इसको बोला जा सकता है। दूसरा जो है वितरण बाक्स। अब वितरण बाक्स लगाया जाता है
आपके घर में जो कई आपका बटन वाले देखे होंगे, ऑन ऑफ करने वाले आपका वितरण बॉक्स होता है। एक बटन दाबेंगे तो पंखा चलेगा, एक बटन दाबेंगे तो बल्ब जलेगा। तो यह क्या है, वितरण बॉक्स होते हैं। अलग अलग उसका स्विच लगाया जाता है और उस स्विच को जैसे हमने ऑन किए आपका फैन को, तो फैन आपको नचने लगेगा। फैन आपको बल्ब को फैन आपको स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब जलने लगेगा। तो ये सब हमारा कौन सा है, वितरण बॉक्स इसको कहा जाता है। तो अब यहाँ लिखाएगा इसका वितरण बॉक्स में कि मुख्य स्विच से आने वाली तार, दोनों तारों को वितरण बॉक्स में ले जाया जाता है। वितरण बॉक्स में धातु की दो मोटी छड़ें लगी होती हैं। इसमें पेंच द्वारा मुख्य लाइन के दोनों तारों को क्या कर देते हैं, उसमें जोड़ दिया जाता है। इन छड़ों में कई आपका ब्रांच लाइनें लगाई जाती है जो घर के अलग अलग कमरे में जाती हैं। प्रत्येक आपका ब्रांच लाइन को गर्म तार में से एक फ्यूज लगा दिया जाता है। उसमें जो वितरण बॉक्स होते हैं, उस वितरण बॉक्स में तो वितरण बॉक्स समझ में आ गया होगा कि वितरण बॉक्स का प्रयोग कहाँ करते हैं। जो अब वितरण बॉक्स में याद रखिएगा, इसमें एक फ्यूज लगाया जाता है जिससे आपका घरों का जो हमारा जो विद्युत संबंधित वस्तुएं रहते हैं, जो भी वो हमारा क्या रहता है, बचत करता है। तीसरा जो है आपका भूसंपर्कन। आपका भूसंपर्कन क्या है, तो लिखेंगे आपका भूसंपर्कन घरेलू वैद्युत उपकरण, हीटर, टेबल लैंप, प्रेस, टोस्टर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज आदि के आवरण धातु के बने होते हैं। कभी कभी इनके भीतर की वायरिंग विद्युत रोधक खराब हो जाने के कारण इनके आवरण को स्पर्श में आ जाती हैं। इस अवस्था में यदि कोई व्यक्ति पृथ्वी के संपर्क में होता है तो उनके आवरण से छू जाने पर विद्युत का भारी झटका लगता है। याद रखेंगे, जब जैसे आप मान लीजिए प्रेस कर रहे हैं और आप प्रेस करते वक्त और आप जो है पैर में चप्पल नहीं पहने रहते हैं और प्रेस के जो हमारा इस्त्री से हम कपड़ा इस्त्री जब करते हैं और अचानक आपको हाथ उस पर लग जाता है तो आपका जो पैर पृथ्वी के संपर्क में रहता है तो उस समय आपको क्या होता है, झटका लगता है। इस प्रकार की दुर्घटना बचाने के लिए विद्युत उपकरण के तांबे के तार द्वारा भू संपर्कित कर देते हैं। इससे वैद्युत धारा को पृथ्वी में जाने के लिए बहुत कम प्रतिरोध का विद्युत परिपथ मिल जाता है। तो समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है आपका भू संपर्कण में एक तांबे का जो तार से द्वारा जोड़ दिया जाता है तो जो हमारे भूमि के अंदर जो धारा जाएगा उसका प्रतिरोध क्या रहता है, कम रहता है। जिससे आपको झटका लगेगा तो आपको कम झटका लगता है। तो समझ में आ गया होगा मीटर, वितरण बॉक्स और भू संपर्कण क्या है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा क्या है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आ गया। पवन ऊर्जा क्या है, पवन चक्की का वह पवन चक्की के बारे में आपको बताना है, इसका दो उपयोग भी लिखना है। तो पवन ऊर्जा किसे कहते हैं, इसका उत्तर ध्यान से सुनेंगे तो याद हो जाएगा। तो लिखा जाएगा आपका बहती हुई वायु को पवन कहते हैं। बहती हुई जो वायु होता है उसे क्या कहते हैं, पवन कहते हैं। पवन में गति के कारण उसमें गतिज ऊर्जा होती है। पवन में गति के कारण क्या होती है, उसमें गतिज ऊर्जा होती है। पवन को इसी ऊर्जा का उपयोग नाव को पानी में चलाने के लिए तथा पवन को चक्की चलाने में किया जाता है। तो पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ करते हैं, नाव को पानी में चलाने के लिए तथा पवन को चक्की चलाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो समझ में आ रहा होगा पवन चक्की का सिद्धांत क्या है। तो याद रखेंगे आपका पवन चक्की का सिद्धांत क्या है, खुली वायु में रखे बिजली के पंखे के ब्लेड तेज वायु चलने पर घूमने लगती है। इसी कारण बिजली के पंखे के बड़े बड़े ब्लेडों पर जब वायु टकराती है तो वायु की गतिज ऊर्जा ब्लेडों को घुमाने में किए गए कार्य को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है। पवन चक्की का सिद्धांत क्या है, तो पवन चक्की देखिए यहाँ बनाया गया है या क्रमशः नाचता है, यहाँ से लेकर के आपका जो भी आपका यहाँ पर यह आपका पीसने वाला मशीन है इस चक्की को घुमाएगा, यह नचेगा। इसके माध्यम से घिरनी जैसे आपका एक दूसरे का आपका जो आपका बना हुआ दांते लगे हुए हैं एक दूसरे को नाचते रहते हैं और उसके माध्यम से चक्की आपका क्या होता है, आपका माध्यम इसमें अनाज है देखिए, अनाज के माध्यम से इसमें जब जाएगा तो इसमें पीसा जा सकता है। तो पवन चक्की के माध्यम से आपको किसी भी अनाज को यहाँ चक्की के माध्यम से पीस सकते हैं। तो पवन चक्की का आप समझ में आ गया पवन चक्की किसे कहते हैं और पवन चक्की का सिद्धांत क्या है।
पवन ऊर्जा का उपयोग, पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे? तो पवन ऊर्जा का उपयोग पाल नावों को चलाने में किया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ करेंगे? पाल नावों में चलाने में किया जाता है। दूसरा जो लिखेंगे आपका, पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों द्वारा आटा पीसने एवं जल पंपों चलाने में किया जाता है। तीसरा जो जाएगा, पवन ऊर्जा का उपयोग जो ग्लाइडर बिना इंजन का हवाई जहाज को उड़ाने में किया जाता है। पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाने लगा है। तो समझ में आ गया होगा कि पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। पवन ऊर्जा का उपयोग कहाँ करेंगे? तो नावों को चलाने में किया जाएगा और पवन चक्की। अगला क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज की क्या उपयोगिता है? विद्युत फ्यूज का तार समान तार से कैसे भिन्न है? एमसीबी को विद्युत फ्यूज पर वरीयता क्यों दी जाती है? बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, हमेशा ही परीक्षा में पूछा जाता है कि वैद्युत फ्यूज क्या है। तो वैद्युत फ्यूज के बारे में पहले जानेंगे। तो वैद्युत फ्यूज किसे कहते हैं? जब घरों में जो वायरिंग होती है तो जो परिपथ होता है उस परिपथ में फ्यूज तार लगाया जाता है। फ्यूज तार इसलिए लगाया जाता है कि घर के जो भी हमारी सामग्री हैं, जैसे वैद्युत बल्ब है, हीटर है, पंखा है, जो भी है वह सुरक्षित रहता है, इसलिए फ्यूज को लगाया जाता है। इसके लिए उत्तर हो जाएगा आपका, ध्यान देंगे आपका, कभी कभी याद रखें, कभी कभी घरों अथवा प्रतिष्ठानों में बिजली के दोनों तार आपस में मिल जाते हैं, जिससे वैद्युत परिपथ में लघुपथन हो जाता है। जब कभी कभी घर में आपका, जैसे घर में बिजली का जो भी तार लगाए जाते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है जब दोनों तार एक ही में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं, तो वह क्या होता है, लघुपथन हो जाता है, जिसके परिपथ क्या होता है, जल जाता है। लेकिन लघुपथन हो जाता है, फलस्वरूप परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाने से धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, और इससे इतनी विद्युत ऊष्मा उत्पन्न होती है कि विद्युत उपकरण जल जाने का भय हो जाता है। इस प्रकार से खतरों से बचने के लिए विभिन्न परिपथों के वायरिंग में फ्यूज लगाए जाते हैं। तो फ्यूज क्यों लगाते हैं, समझ में आ गया होगा कि फ्यूज लगाते क्यों हैं। तो फ्यूज इसलिए लगाए जाते हैं कि घर के जो भी परिपथ रहेंगे वह सुरक्षित रहते हैं, इसलिए फ्यूज तार को लगाया जाता है। अब याद रखेंगे, फ्यूज जो होते हैं, फ्यूज वायर किसका बना होता है? बहुत आईएमपी है। कई बार कंपटीशन में जब बैठेंगे, एग्जाम देंगे, तो कई बार पूछा जाता है कि फ्यूज जो तार होता है किसका बना होता है। तो याद रखिए, फ्यूज जो तार होता है, वायर होता है, तांबा, टीन और शीशे की मिश्र धातु को बनाया जाता है। किसका किसका बना होता है? तांबा, टीन और शीशे का मिश्र धातु बनाया जाता है, जिसका प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक क्या होता है, निम्न होता है। परिपथ में धारा का मान अधिक होने के कारण प्रतिरोध तार अधिक गर्म हो जाता है तथा गलनांक कम होने पर फ्यूज तार क्या होता है, पिघल जाता है और धारा क्या होता है, बंद हो जाती है। इसलिए घर में जो है फ्यूज तार को लगाया जाता है। तो समझ में आ गया होगा फ्यूज तार क्यों लगा। अब अगला इसमें क्वेश्चन था कि एमसीबी का विद्युत फ्यूज पे क्या आपका प्रयोग किया जाता है, माने एमसीबी को विद्युत फ्यूज पर क्यों वरीयता दी जाती है। तो अब यहाँ पे जानेंगे कि एमसीबी का प्रयोग क्यों किया जाता है। वर्तमान समय में वैद्युत फ्यूज के स्थान पर एमसीबी मिनी सर्किट आपका ब्रेकर का प्रयोग किया जाता है। अब इस समय जो है एमसीबी का प्रयोग करते हैं। पहले जो था फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता था परिपथ में, लेकिन अब इस समय एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। अब लिखेंगे, विद्युत परिपथ में अलग अलग परिपथ में एमसीबी लगाई जाती है। जो वैद्युत परिपथ होते हैं, अलग अलग परिपथ में एमसीबी लगाई जाती है। किसी भी परिपथ में लघुपथन होने पर संबंधित परिपथ की एमसीबी क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। किसी भी अगर परिपथ में लघुपथन होता है, माने आपका उसमें जलने की संभावना होती है, तो तुरंत एमसीबी क्या होती है, डाउन हो जाती है, जिससे उस परिपथ में धारा का प्रवाह तुरंत क्या होता है, बंद हो जाता है। परिपथ के लघुपथन के कारण को दूर करके एमसीबी को ऑन कर दिया जाता है। फ्यूज तार में अगर फ्यूज तार अगर जल जाता है, पहले क्या था, पहले के जो परिपथ है उसमें फ्यूज तार लगाए जाते थे। जब फ्यूज तार जल जाते थे तो उसमें फ्यूज तार को हटाते थे, फिर दूसरा फ्यूज तार लगाते थे, लगा करके तब जोड़ते थे, तब उसमें समय ज़्यादा लगता था। और एमसीबी क्या होता है, जब आपको जल जाता है तुरंत छोटा सा आपका फैन लगा दिया जाता है, उसके अंदर जो होते हैं, जो उसको छोटा सा आपका लेड में जैसे रहता है उसको लगा देते हैं, तुरंत ऑन कर देते हैं आपका ऑन आपको करने के लिए। तो एमसीबी जो होता है, इसको ऑन और ऑफ करने के लिए ऐसे आपको ऊपर उठा देते हैं, फिर आपको बैठा दिया जाता है, ऑन ऑफ करने के लिए रहता है, तो तुरंत एक काम हो जाता है, इसमें समय की आपकी आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन इसमें जो हमारा होता है तार, जो फ्यूज तार होते हैं, इसमें समय की आवश्यकता पड़ता है, इसलिए आजकल जो है एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे,
बहुत आईएमपी क्वेश्चन ये भी है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कार्यविधि कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना एवं कार्यविधि को चित्र बनाकर स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो इसका उत्तर होगा प्रत्यावर्ती धारा डायनमो अर्थात जनित्र। आप प्रत्यावर्ती धारा डायनमो कहिए जनित्र कहिए। तो प्रत्यावर्ती धारा डायनमो द्वारा प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है। याद रखिए प्रत्यावर्ती धारा जो डायनमो होता है, डायनमो द्वारा क्या होती है, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न की जाती है। और यह जो है यांत्रिक ऊर्जा, याद रखिए यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में क्या होती है, परिवर्तित करता है। जो डायनमो प्रत्यावर्ती जो हमारा जो है आपका डायनमो जो क्या है, किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका सिद्धांत क्या है आपका जनित्र, आपको जनित्र लिखेंगे आप, जनित्र का क्या सिद्धांत लिखेंगे, जनित्र की कार्यविधि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। जो जनित्र का कार्यविधि जो किस पे नियम पर आधारित होते हैं, तो वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम पर आधारित होते हैं। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किए थे, तो आपको फैराडे ने प्रस्तुत किए थे। जब आपको ध्यान देंगे, जब आपका कोई कुंडली चुंबकीय फलक के क्षेत्र में घुमाई जाती है तो कुंडली में से गुजरने वाला चुंबकीय फलक में लगातार क्या होता है, परिवर्तन होने लगता है, जिससे उसमें प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उसमें एक धारा बहने लगती है। तो यही जनित्र का क्या कहलाता है, सिद्धांत कहलाता है। जब हम कुंडली को घुमाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में जब घुमाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसके द्वारा उस कुंडली में एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और जिसके द्वारा उस कुंडली में क्या होती है, तुरंत धारा बहने लगती है। तो इस सिद्धांत जो है जनित्र का सिद्धांत कहलाता है। अब प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के निम्नलिखित भाग, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के निम्नलिखित आपका भाग होते हैं। पहला याद रखेंगे आपका क्षेत्र चुम्बक होता है। क्या होता है आपका, क्षेत्र चुम्बक होता है। तो क्षेत्र चुम्बक क्या होता है, तो क्षेत्र चुम्बक यह शक्तिशाली वैद्युत चुम्बक होता है। इसके अंदर जो होते हैं शक्तिशाली चुम्बक लगे होते हैं, जिसकी कुंडली में दिष्ट धारा प्रवाहित करके चुम्बक बनाया जाता है। चुम्बक क्षेत्र चुम्बक क्या होता है, इसके अंदर एक शक्तिशाली चुम्बक लगाया जाता है और जिसमें दिष्ट धारा जब प्रवाहित करते हैं तो जिससे चुम्बक बनाया जाता है। दूसरा जो होता है भाग इसका आर्मेचर होता है। आर्मेचर कहते हैं यह आयतकार कुंडली, आयत जैसे आपका रहता है। अभी आगे चित्र दिखाया जाएगा कि आयतकार कुंडली कैसा है आपका आर्मेचर। यह आयतकार कुंडली होती है जिसे कच्चे लोहे के क्रोड के पृथ्वी तांबे के तार लपेटकर बनाया जाता है। इसे किससे बनाए जाते हैं, तो कच्चे लोहे के क्रोड के आपको तार लपेट कर बनाई जाती है। इस कुंडली के ध्रुव यन तथा यस के बीच तेजी से क्या होता है, घुमाया जाता है। आर्मेचर जो होता है ABCD होता है, चित्र में भी दिखाएंगे। अब इसमें जो होता है, जो इसमें चारों ओर इसके अंदर जो होते हैं ध्रुव के अंदर चारों से घूमते रहते हैं, जिसपे यन यस के बीच में क्या होता है, तेजी से घुमाया जाता है। आर्मेचर कुंडली को घुमाने के लिए हत्थे या स्टीम या टरबाइन या वाटर टरबाइन, पेट्रोल इंजन आदि का उपयोग किया जाता है। तो इसको आर्मेचर कुंडली को जब इसके अंदर जो घुमाया जाता है तो किसका किसका प्रयोग करते हैं, तो स्टीम का, टरबाइन का आपका, या आपका वाटर टरबाइन का, पेट्रोल इंजन का प्रयोग करते हैं, जिससे वो क्या होता है, घूमता रहता है। अब अगला भाग जानेंगे सर्पी वलय। सर्पी वलय में क्या है, कुंडली के तार के दोनों सिरे धातु के दो छल्ले S1 एवं S2 जुड़े रहते हैं तथा आर्मेचर के साथ वो क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, सर्पी वलय कहते हैं। यह परस्पर तथा धुरा दंड से पृथक्कृत रहते हैं। यह जुड़े जिससे किससे आपको जुड़े रहते हैं, आपका सर्पी वलय जो होते हैं उसमें जो आपका S1 S2 आपको दो छल्ले होते हैं, उससे जुड़े होते हैं और आर्मेचर के साथ वो क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। और अगला जो भाग होता है ब्रूस होता है। ब्रूस क्या होता है, सर्पी वलय दो कार्बन के पतियों को स्पर्श करते रहते हैं, जिन्हें ब्रूस कहते हैं। चित्र में इन्होंने B1 B2 में दिखाया गया। आप चित्र में अब थोड़ा सा देख लिया जाएगा। तो चित्र क्या है आपका, चित्र देख लीजिए। यह जो है आपका चित्र दिखाया जा रहा है, आपका दिष्ट धारा आपका जनित्र है। अब यहाँ पे क्या है, इसमें दो आपका क्षेत्र आपका दो शक्तिशाली चुम्बक लगा हुआ है। ABCD जो देख रहे हैं ये आर्मेचर कुंडली है। इसमें आपका सर्पी वलय लगा हुआ है। सर्पी वलय S1 आपका S2 है और यहाँ ब्रूस जो है आपका B1 और B2 लगा हुआ है। इसके अंदर ध्यान दीजिए B1 B2 आपको ब्रूस लगा हुआ है। आर्मेचर कुंडली ABCD है और ये क्षेत्र चुम्बक रहता है। और इसके अंदर जो आर्मेचर कुंडली जब इसके अंदर नाचता है तब जा करके इसके अंदर धारा उत्पन्न होता है। तो समझ में आ रहा होगा सर्पी वलय कौन है। सर्पी वलय देखिए S1 इसके अंदर जो नाच रहा है किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो आर्मेचर कुंडली के साथ जुड़ा है, S1 है और यहाँ S2 है और ये B1 है और यहाँ कौन जी B2। B1 B2 क्या है, तो वह ब्रूस है, जिसके किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो यह सर्पी वलय के साथ क्या है, जुड़ा है। तो अब यह समझ में आ गया होगा। चित्र को अपने कॉपी में बना लीजिएगा, अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। अब यहाँ जो हमारा है ब्रूस, जब जानेंगे ब्रूस क्या हमारा है,
अब यहाँ लिखेंगे सर्पी वलय। सर्पी वलय दो कार्बन के पतियों को स्पर्श करते रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ब्रूस कहते हैं। चित्र में इन्हें B1 B2 से चित्र में भी देखे हैं, उसे B1 B2 से आपको प्रदर्शित किया जाता है, दिखाया गया है। यह ब्रूस स्थिर रहते हैं, यह ब्रूस जो होते हैं नचते नहीं है, वो अपने जगह पर स्थिर रहते हैं तथा इनका संबंध उन्हें बाह्य परिपथ से कर देते हैं, जिन्हें वैद्युत धारा भेजनी होती है। अब इसकी कार्यविधि क्या है, अब इसकी कार्यविधि क्या है, माना कि कुंडली ABCD, जो अब अभी कुंडली नीचे देखें हैं, ABCD जो आर्मेचर है वह दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है, जिससे भुजा CD नीचे जा रही है, AB जो भुजा का होती है ऊपर जा रही है। जैसे मान लीजिए आपका ऐसे कुंडली आपका है, तो कुंडली क्या आपका ऐसे रहता है, तो कभी ऐसे कुंडली होगा, कभी आपका ऐसे कुंडली होगा, इसके अंदर कभी ऊपर यह होगा, फिर इसके यह ऊपर होगा, कभी यह होगा, ऐसे इसके अंदर कुंडली जो है हमेशा इसके अंदर नाचती रहती है, ऐसे एकदम क्रमशः बहुत तेजी से इसमें नाचती रहती है, या ऐसे आपको बहुत तेज इसके अंदर नाचती रहती है। तो समझ में आ रहा होगा। अब लिखेंगे आपका AB भुजा ऊपर की ओर जा रही है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार इस भुजाओं को धारा का दिशा चित्रानुसार होती है, अतः बाह्य परिपथ में धारा B2 में जाएगी तथा B1 में क्या होती है, वापस आएगी। जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरेगी, AB नीचे की ओर जाने लगेगी तथा CD जो होता है कहाँ जाएंगी, ऊपर की ओर जाने लगेगी, तथा जिससे AB एवं CD धारा की दिशा पहले से विपरीत हो जाएगी। इस प्रकार के धारा प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं तथा डायनमो को प्रत्यावर्ती धारा डायनोमो कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा। और इसे जो हमारा चित्र, इसे आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और तैयार कर लीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है। इस चित्र को देख लीजिए, डायनमो का जो हमारा दिशधार डायनमो है, इस चित्र को बना लेना है कॉपी में अपने, और कोई भी अगर दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे कि मानव नेत्र, मनुष्य के आपका आँख के बारे में जानकारी रखेंगे। मनुष्य नेत्र का सचित्र। अब मनुष्य का जो चित्र बनाना है आँख का, मनुष्य के आँख का चित्र बनाना है तथा नेत्र तथा रेटिना पर प्रतिबिंब बना आपका बनना किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे जो है मानव नेत्र का जो है, नेत्र मतलब आँख का संपूर्ण भाग के बारे में जानकारी रखेंगे और उसके पूरे भाग को, एक एक भाग को अच्छे से तैयार करेंगे। तो और अगर यहाँ उत्तर लिखेंगे, मानव नेत्र के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है रीढ़ पटल होता है। क्या होता है, रीढ़ पटल होता है। अब यहाँ रीढ़ पटल में क्या लिखेंगे कि लिखेंगे आपका मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। मानव का जो आँख होता है वो खोखले गोले के क्या होता है, समान होता है, जो बाहर से एक रीढ़ और अपारदर्शी परत से क्या रहता है, ढका रहता है, जिसे रीढ़ पटल कहते हैं। अब यहाँ चित्र में देखेंगे तो रीढ़ पटल कौन है, देखिए आपका यहाँ जो दिखाई दे रहा है आपका, ये बाहर से आपका जो देख रहे हैं चारों ओर से आपका रीढ़ पटल होता है। और ये क्या है, अपारदर्शी श्वेत, जो सफ़ेद रंग का अपने आँख में देखेंगे और बीच में जो काला दिखाते हैं चारों से सफ़ेद होता है, वही रीढ़ पटल होता है। तो आपको रीढ़ पटल कहते हैं। इसे द्वारा नेत्र की क्या होती है, रक्षा करती है। अब दूसरा क्या होता है, कर्निया। अब कर्निया देखेंगे कहाँ पे है, तो कर्निया देखिए यहाँ पे कर्निया है, कर्निया यहाँ पर रखा गया है। तो कर्निया का रीढ़ पटल के सामने, रीढ़ पटल के सामने को उभरा हुआ और पारदर्शी भाग होता है, जिसे आपको क्या कहते हैं, कार्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, रीढ़ पटल के सामने, किसके सामने, रीढ़ पटल के सामने एक भाग जो है उभरा है और पारदर्शी भाग होता है, जिसे कर्निया कहते हैं। नेत्र में प्रकाश कॉर्निया में प्रवेश किया जाता है। अब देखिए, अब पूछा जाए आंख में किसका दान दिया जाता है, तो कार्निया का ही दान किया जाता है, ये भी याद रखे रहिएगा। अब आइरिस होता है, जो आइरिस होता है आपको क्या होता है, एक आइरिस कहाँ पे रहेगा, अब कार्निया के पीछे रहेगा। अब देख लिया जाएगा आप आइरिस कहाँ है, चित्र में आप देखेंगे ये कार्निया के ठीक पीछे जो होता है आइरिस होता है। कार्निया के ठीक पीछे क्या होता है, आइरिस होता है। तो ये लिखेंगे आपका आइरिस। कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं पारदर्शी आपका झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे क्या कहते हैं, आइरिस कहते हैं। आइरिस किसके पीछे होता है, तो याद रखिएगा कार्निया के पीछे होता है और रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। अब उसके बाद पुतली या नेत्र तारा क्या है, तो पुतली और नेत्र तारा क्या होता है, यह किसके पीछे होगा, तो यह देखिए आइरिस है तो आइरिस के पीछे होगा। तो लिखेंगे या आइरिस के पीछे या इसके बीच में लिख सकते हैं। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, आइरिस के बीच में एक छोटा सा क्या होता है, छिद्र होता है, जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहते हैं। समझ में आ रहा होगा, पुतली नेत्र तारा किसे कहते हैं, आइरिस के बीच में छोटा सा एक छिद्र होता है, उसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। अब अगला जो जानेंगे आपका नेत्र लेंस। क्या जानेंगे, आपका नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या होता है, आइरिस के ठीक पीछे, अब देखिए आइरिस के ठीक पीछे आपको ये लेंस दिखाई दे रहा होगा, किसके पीछे आपका है, आइरिस के ठीक पीछे। तो कहेंगे आइरिस के ठीक पीछे एक प्रोटीन से बने
पारदर्शी, ये पारदर्शी होता है, पारदर्शी पदार्थ का उत्तल लेंस जैसा लगा, एक इसका आकार जो होता है वो उत्तल लेंस जैसे आकार का होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। इस नेत्र लेंस के पीछे भाग की वक्रता त्रिज्या छोटी और अगले भाग की आपकी क्या होती है, बड़ी होती है। तो समझ में आ गया होगा कि इसकी जो हमारे आइरिस के ठीक पीछे एक आपका पारदर्शी आपका पदार्थ का एक उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। अब जलित द्रव, जलित द्रव अब क्या है, देखिए कर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच नमकीन तथा पारदर्शी द्रव भरा रहता है, जिसे जलित द्रव कहते हैं, जो आंसू बोला जाता है, ठीक ना। जलित द्रव, कर्निया तथा नेत्र लेंस के बीच में नमकीन तथा पारदर्शी क्या होता है, द्रव भरा रहता है, जिसे जलित द्रव कहते हैं। इसका अपूर्णांक याद रखिए, कंपटीशन में इसका अपूर्णांक क्या होता है, 1.336 होता है, 1.336 होता है। अब इसके बाद से लिखेंगे आपका कांच द्रव, कांच द्रव कहिए या कचाभ द्रव कहिए, ठीक ना। कचाभ द्रव क्या होता है, लेंस जो लेंस था, लेंस के ठीक पीछे कचाभ द्रव भरा रहता है, तो यहाँ कांच लिख दिया आपका, तो इसको कचाभ कहा जाए, कचाभ द्रव। तो नेत्र के पीछे, नेत्र लेंस के जो पीछे होता है 1.336 अपूर्णांक का ही द्रव भरा रहता है, जिसे कचाभ द्रव कहते हैं। कौन द्रव कहते हैं, कचाभ द्रव कहते हैं। उसके बाद से क्रोइड होता है, क्या होता है, क्रोइड। अब क्रोइड कहाँ पे होता है, तो रीढ़ पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली होती है, रीढ़ पटल के नीचे काले रंग की झिल्ली होती है, जिसे क्रोइड कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोइड कहते हैं। यह प्रकाश को शोषित करके आंतरिक परावर्तन को क्या करती है, रोकती है। अब इसके बाद पढ़ेंगे आपका रेटिना। रेटिना क्या है, तो लिखेंगे रेटिना, कोराइड आपका लिखें, कोरोइड झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। रेटिना किसे कहते हैं, तो लिखेंगे आपका कोरोइड झिल्ली के नीचे नेत्र के सबसे अंदर एक पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे रेटिना कहते हैं। वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो रेटिना पर बनता है। तो समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो है रेटिना का पूरा आपका ये अपने कॉपी में अच्छे से इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद एक पीत बिंद होता है, पीत बिंद कहाँ होता है, तो याद रखिएगा आपका कि यह पीत बिंद रेटिना बनता है। यहाँ पे लिखें, नेत्र के लेंस अक्ष रेटिना को जिस अक्ष बिंदु पे काटती है उसे क्या कहते हैं, पीत बिंदु कहते हैं। अगला जो है नेत्र से प्रतिबिंब का बनना। अगर नेत्र से देखा जाए मेरे प्रतिबिंब को कैसे बनता है, तो अब इसके लिए लिखेंगे, किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कर्निया पर पड़ती है, वहाँ से अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। किसी वस्तु से चली प्रकाश किरणें कहाँ से आती है, पहले कर्निया पर आपको पड़ती है, वहाँ से अपवर्तित होकर के नेत्र में प्रवेश करती है। फिर यह किरणें जली द्रव, लेंस तथा कचाभ द्रव से होते हुए रेटिना पे पड़ती है, जहाँ वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जहाँ वस्तु का क्या होता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क पर पहुँचता है, और मस्तिष्क पर आपका मस्तिष्क जो होता है प्रतिबिंब अनुभव के आधार पर इसे सीधा ग्रहण कर लेता है। तो समझ में आ रहा होगा कि नेत्र में प्रतिबिंब का बनना कैसे होता है। इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए और समझिए भौतिक विज्ञान का इसमें जो आपका मॉडल पेपर हल किया जा रहा है, सिंपल पेपर, तो सिंपल पेपर को आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन, कई ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल आता है। अब कल जो है यहाँ पे जो है लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। अब लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, पहला दिया आपका PbNO3 है, PbNO3 आपका नीचे 2 है, PbNO2 आपका नीचे 2 घात है आपका PbO। आपको इसमें कौन सा ऑप्शन जो है लेड नाइट्रेट का सूत्र है, तो याद रखेंगे इसमें दूसरा जो ऑप्शन है Pb या Pb आपका NO3 × 2 जो नीचे दिया गया घात आपका, तो यह जो है आपका लेड नाइट्रेट का आपका क्या सूत्र है, आपका PbNO3 आपका 2 है। अगला क्वेश्चन जानेंगे, अम्लीय वर्षा का जल का संभावित pH मान है। अब अम्लीय वर्षा का जो है जल का आपका संभावित pH मान क्या है, पहला दिया आपका 5.2, 6.2, 7.2, 8.2। तो याद रखिएगा अम्लीय वर्षा का जल का संभावित pH मान कितना होता है, तो 5.2 होता है। तो इसमें जो है 3 प्रश्न जो है विकल्पीय क्वेश्चन आएंगे रसायन विज्ञान में, और तीसरा क्वेश्चन इसमें हो जाएगा आपका, तीसरा क्वेश्चन दिया गया आपका नियान। याद रखेंगे नियान जो है, नियान एक है, नियान क्या है, क्षार धातुएं, अक्रिय गैस, उपधातु, संक्रमण तत्व। तो याद रखिए नियान जो होते हैं अक्रिय गैस होते हैं, क्या होते हैं, अक्रिय गैस होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 6 का क, आयनिक यौगिकों के 2 गुणों को उदाहरण सहित लिखिए। जो आयनिक जो हमारा यौगिक है उनके 2 गुणों को उदाहरण सहित लिखना है आपको, कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पहला, धन या ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होने के कारण आयनिक यौगिक ठोस,
कठोर एवं भंगुर होते हैं, जो दबाव डालने पर टुकड़ों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं, जैसे आपका क्रिस्टलीन नमक होता है। तो इसमें पहला जो आयनिक यौगिक का जो हमारा उदाहरण सहित बताना था यौगिक के गुण, तो समझ में पहला आ गया होगा कि जो हमारा जो धन और ऋण आयनों के बीच जो क्या होते हैं, मजबूत आकर्षण बल होने के कारण आयनिक यौगिक जो होते हैं ठोस, कठोर एवं क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, जो दबाव डालने पर टुकड़ों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जैसे आपका क्रिस्टलीन आपका नमक जो होता है। दूसरा जो होता है आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक जो वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील तथा कार्बनिक विलायकों किरोसिन, किरोसिन या कि आपका किरोसिन मतलब मिट्टी का तेल उसको बोलेंगे, पेट्रोल आदि विलायकों में अघुलनशील होते हैं, जैसे क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड या नमक होते हैं। तो यह जो होते हैं आयनिक यौगिक में जो है वैद्युत संयोजक यौगिक के साथ जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि आयनिक यौगिक के दो गुण कौन कौन से हैं। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको याद रखिए क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसे अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 6 का ख क्वेश्चन, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। अब यहाँ 2 नंबर का क्वेश्चन है दिया C6H12O6 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। इस समीकरण को संतुलित करेंगे, लेकिन यह समीकरण इस समय असंतुलित है। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले देखेंगे कार्बन यहाँ कितना है, तो 6 है, तो यहाँ 6 से गुणा करना पड़ेगा। जब 6 से गुणा करेंगे तो अब ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 6 दूना 12 हो जाएगा। और यहाँ ऑक्सीजन देखिए आपका यहाँ पे 6 यहाँ पर है और ये 2 यहाँ पे है, 6 2 8 हो गया। तो यहाँ ऐसे लिखेंगे C6H12O6 को उतार देंगे, 6 से गुणा करेंगे 6 ऑक्सीजन में और यहाँ 6 से कार्बन में गुणा कर लेंगे, तो अब यहाँ कार्बन कितना हो जाएगा आपका 6, इधर भी देखिए कार्बन 6 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना होगा 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 यह हो गया। फिर 6 से इसमें भी गुणा करेंगे H2O में, तो 6 अब 6 ऑक्सीजन इसमें, अब 12 ऑक्सीजन इसमें, 12 6 कितना हुआ 18 ऑक्सीजन, इधर कितना हो गया आपका 6 और 6 दूनी 12, 12 6 18, दोनों पक्ष आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया, अब संतुलित हो गया। अगला जो दिया गया है आपका इसका दूसरा Na प्लस C2H5OH है, आपका एरो CH3CH2 आपका O आपका प्लस H2। अब यहाँ से आपका गुणा करेंगे, यहाँ देखेंगे यहाँ पर C कितना है आपका 2 है और इधर आपका C देखिए कितना दिया आपका 3 2 3 1 2 आपको 2 इधर भी दिया। हाइड्रोजन कितना है 3 2 5 है आपका 2 7 आपको दिया है। तो यहाँ सबसे पहले आपका यहाँ देखेंगे आपका Na यहाँ पर 1 है और यहाँ भी Na आपका क्या है 1 है। यहाँ ऑक्सीजन यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन आपका 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन का आपका 1 है। तो यहाँ 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 Na हो गया आपका, 2 Na प्लस 2 C2H5OH हो जाएगा, एरो 2 CH3CH2 O Na प्लस H2। इसका मतलब Na अब कितना है 2 है, तो आपको Na के आगे 2 हो गया। C कितना है तो 4 है, आपका 4 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे आपका 2 यहाँ पे आपका है और C के आगे आपका 2 है, तो 2 2 मिल करके आपका 4 हो गया। तो ये दोनों पक्ष आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब अगला क्वेश्चन मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो हर साल के पेपर में आता है कि मेंडलीव का आवर्त नियम आधुनिक आवर्त नियम में से किस प्रकार भिन्न है। तो मेंडलीव का जो आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम से किस प्रकार भिन्न है समझाइए। तो मेंडलीव का आवर्त नियम तत्वों के परमाणु भारों पर आधारित है, किस पे, परमाणु भारों पर आधारित है, जबकि आधुनिक आवर्त नियम परमाणु क्रमांकों पर आधारित है। यह परमाणु भार पे, जो मेंडलीव का जो आवर्त नियम होता है वह परमाणु भार पे आधारित होता है और आधुनिक आवर्त जो नियम होता है वह परमाणु क्रमांकों पे क्या होता है, आधारित होता है। अब अगला क्वेश्चन है सूचक। सूचक क्या है, कुछ सूचकों का नाम लिखिए। तो सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय में एक रंग होता है और क्षारीय में उसका दूसरा रंग हो जाता है। तो लिखेंगे उत्तर कि वे पदार्थ जो विभिन्न पदार्थों के प्रकृति के संबंध में सूचना देते हैं सूचक कहलाते हैं। सूचक जो होते हैं अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में विभिन्न रंग होते हैं। इसका मतलब हो गया कि अम्लीय में एक रंग होता है तो क्षारीय में क्या होता है, दूसरा रंग होता है। इसका आप हो जाएगा आपका लिटमस, लिटमस होता है आपका, मेथिल ऑरेंज होता है, फिनाल आपका होता है, फने आपका फनेलिथीन आदि सूचक होते हैं। तो कौन कौन सूचक होते हैं याद रखिएगा। सूचक क्या होते हैं, तो एक आपका आसान उत्तर याद करिए, सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय में एक रंग होते हैं और क्षारीय में दूसरा रंग होते हैं। और ये कौन होते हैं, तो लिटमस पेपर होता है, मेथिलीन आपका होता है, ऑरेंज आपका फिनाल होता है। अगला क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया एवं वियोजन अभिक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए।
तो संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया में अंतर करेंगे। एक और संयोजन अभिक्रिया कॉलम बनाएंगे और दूसरा कॉलम आपका वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में लिखेंगे कि अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया में क्या लेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलते हैं और नए पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा हो जाएगा अभिक्रिया में पदार्थ ताप, दाब आदि के प्रभाव से दो या दो से अधिक पदार्थ में क्या होते हैं, अपघटित होते हैं। अब ये इसमें दो या दो से पदार्थ मिलते हैं तो आपको आपका दो या दो से अधिक पदार्थ विघटित हो जाते हैं, उसको क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे जो है दो पदार्थ मिलेंगे तो नए पदार्थ बनता है, और यहाँ दो पदार्थ अगर मिलते हैं और दो पदार्थ मिलने के बाद वो अपघटित हो जाता है, उसी को क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। दूसरा जो होता है परिवर्तन के कारण हटा लेने पर, परिवर्तन का कारण हटा लेने पर पदार्थ मूल अवस्था में नहीं आता है, अतः संयोजन अनुत्क्रमणीय क्रिया है। संयोजन अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसमें लिखेंगे परिवर्तन के कारण हटा लेने पर पदार्थ मूल अवस्था में आ जाता है, अतः वियोजन उत्क्रमणीय क्रिया है। मैंने लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद से प्रतिस्थापन अभिक्रिया आप लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों के संदर्भ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में बताना, लेकिन कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत उसको परिभाषा बताना है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या मूलक किसी अन्य परमाणु या मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितना आसान है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु या मूलक किसी अन्य परमाणु या मूलक द्वारा क्या हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाता है, वह आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। उदाहरण में लिखेंगे कि 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर एथिलीन क्लोरीन के साथ, आपका याद रखेंगे 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर जब एथिलीन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके वाइनिल क्लोराइड बनाती है, इस अभिक्रिया में एथिलीन का हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन द्वारा क्या होता है, प्रतिस्थापित हो जाता है। अब इस रिएक्शन को जब देखेंगे तो यह जो सूत्र है यह एथिलीन है, और एथिलीन जब क्लोरीन के साथ जब क्रिया करता है आपका, तो क्या बनता है, वाइनिल क्लोराइड बनता है, और यहाँ हाइड्रोजन का क्या हो गया है, प्रतिस्थापित हो गया है। तो इस रिएक्शन को अपने कॉपी में अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है क्या होता है जब क्या होता है जब एथाइक अम्ल निम्न से अभिक्रिया करता है। अब एथानोइक जो कह सकते हैं, एथनोइक अम्ल जो है किससे क्रिया करता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला जो हमारा है एथेनॉल, माने एथेनॉल जो है एथनोइक अम्ल जो से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। दूसरा सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तीसरा जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। चौथा जो आपका है, चौथा आपका क्रिया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में एथिल एल्कोहल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो बारी बारी से इसको क्रमशः हल करेंगे। पहला जो एथेनॉल से क्रिया कराएंगे, एसिटिक अम्ल जो होता है या एथनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है, तो एथनोइक अम्ल एथेनॉल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। सोडियम हाइड्रॉक्साइड से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा। तो अब एथेनॉल से जब क्रिया करता है तो याद रखिएगा एस्टर बनता है। जब एथनोइक अम्ल जो एथेनॉल से क्रिया करेगा तो एस्टर बनता है। अब एथनोइक अम्ल जो है एथेनॉल के साथ जब क्रिया किया तो क्या बना, एस्टर। एस्टर का दूसरा नाम होता है एथिल एथनोएट होता है, और उसके साथ जल बनता है CH3COOH। ये किसका सूत्र होता है, एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, या इसको एथनोइक अम्ल भी कहा जाएगा। और एथेनॉल C2H5OH, इसको एथिल एल्कोहल भी कहा जाता है। और इसको जब गर्म करेंगे तो आपको क्या बनेगा, एस्टर बनेगा, और उसके साथ क्या बनेगा, जल बनेगा। दूसरा जो क्रिया था सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया था, तब यहाँ लिखेंगे आपका एथनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम एथनोएट या सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का सूत्र क्या है, CH3COONA प्लस आपका H2O जल बनता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दूसरा, जब एथनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ क्रिया करता है तो सोडियम एसीटेट तथा जल बनता है। तीसरा था आपका एथनोइक अम्ल जो होता है सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है, तो एथनोइक अम्ल जब सोडियम कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो सोडियम एथनोएट, या आपका लिख सकते हैं यहाँ पर सोडियम एसीटेट बनता है,
जल बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो समझ में आ रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन इसमें दिया गया था कि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में, अब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में जब आपका एथनोइक अम्ल एथिल एल्कोहल के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो यह एसिटिक अम्ल जब आपका एथिल एल्कोहल के साथ जब क्रिया करता है किसके उपस्थित में, तो आपको सांद्र H2SO4 में सल्फ्यूरिक अम्ल के उपस्थित में जब गर्म करता है तो एस्टर बनता है और जल बनता है। क्या बनता है, एस्टर और जल बनता है। तो समझ में आ गया होगा। इस रिएक्शन को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है, जिंक सल्फेट से, याद रखिए जिंक सल्फेट से JN का निष्कर्षण कैसे करेंगे। जिंक सल्फेट से ZN का निष्कर्षण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण लिखिए। आपका रासायनिक समीकरण आपको लिखना है कि जिंक सल्फेट से हमको जिंक का प्राप्त करना है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, जिंक के सल्फाइड आयस को Y के उपस्थित में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को भर्जन कहते हैं। अब देखिए जिंक जो सल्फाइड है, ऑक्सीजन मतलब Y के उपस्थित में जब गर्म करते हैं तो जिंक ऑक्साइड बनता है, उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। इस क्रिया को ये क्या कहते हैं, भर्जन। भर्जन किसे कहते हैं, अगर पेपर में आ जाए तो इसी को उत्तर लिख देंगे तो मान्य हो जाएगा। इसके पश्चात आपका जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ जब गर्म करते हैं तो जिंक धातु प्राप्त होता है। अब ये जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है, जिंक बनता है और उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। तो समझ में आ गया होगा कि जिंक सल्फेट से जिंक कैसे प्राप्त होता है। तो जिंक सल्फेट से जिंक प्राप्त करने के लिए जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो जिंक आपका ऑक्सीजन बनेगा और जिंक ऑक्सीजन कार्बन के साथ जब क्रिया करता है तो जिंक बनता है। तो इसे अपने नोट्स में नोट करते चलिए। अब इसका 8वां क्वेश्चन जानेंगे। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपका किण्वन, किण्वन क्या होता है। तो किण्वन का इसका उत्तर हो जाएगा आपका किण्वन। दूसरा आपका भर्जन क्रिया, उसके बाद से निस्तापन। इसका आपका 3 परिभाषा आपको बताना है। तो यह जो है भर्जन क्रिया जो है हमेशा पेपर में पूछा जाता है, भर्जन, किण्वन, निस्तापन। तो इसको अच्छे से तैयार कर लिया जाएगा। अब किण्वन देखिए क्या है, किण्वन क्या है, खमीर या ईस्ट, एक प्रकार का पौधा। आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार का जो है पौधा है जो एक कोशिकी सूक्ष्म जीव है। एक कोशिकी क्या है, सूक्ष्म जीव है जो अपने भोजन को आपूर्ति के लिए शर्करा युक्त पदार्थों को अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करती है। किससे प्राप्त करती है, अपना जो भोजन की आपूर्ति के लिए शर्करा युक्त पदार्थों को अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करती है। इष्ट किण्वन भी कहते हैं, इष्ट किण्वन भी कहते हैं। किण्वन द्वारा शर्कराओं का अपघटन की क्रिया को किण्वन कहते हैं। किण्वन किसे कहते हैं, समझ में आ गया होगा कि जो ईस्ट एक प्रकार का क्या है, पौधा एवं क्या है आपका फफूंदी है जो कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं जो अपने भोजन को आपूर्ति के लिए शर्करा युक्त पदार्थों को अपघटन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, किण्वन कहलाते हैं। अब अगला जो हेडिंग है भर्जन। भर्जन क्या है, तो किण्वन का थोड़ा उदाहरण भी जान जाइए। किण्वन का उदाहरण क्या होता है, दूध से दही बनना, गन्ने के रस से सिरका बनना किण्वन का उदाहरण होता है। कई बार ये पेपर में पूछता है पेपर में कि किण्वन का उदाहरण बताइए। तो किण्वन का उदाहरण क्या हो जाएगा, दूध से क्या होता है, दही बनना, गन्ने के रस से क्या बनना, सिरका बनना, यह किण्वन का उदाहरण होता है। तो दूसरा हेडिंग क्या था, भर्जन। भर्जन क्या है तो याद करेंगे, सांद्रित आयस को अकेले या अन्य पदार्थों से मिलाकर, देखिएगा सांद्रित जो आयस होता है उसमें अकेले या अन्य पदार्थों के साथ मिलाकर गलनांक, आपको मिलाकर आप गलनांक के नीचे आपका वायु को नियंत्रित मात्राएं में गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। याद रखिएगा किसमें आपको कौन सा आयस लेना है, सांद्रित आयस को अकेले या अन्य पदार्थ को साथ मिला करके वायु के नियंत्रित मात्राओं में गर्म करने की क्रिया को भर्जन कहते हैं। इस क्रिया में सल्फाइड आयस आपका सल्फाइड आयस को आंशिक रूप से पूर्ण रूप से ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। आयस में उपस्थित सल्फर और आर्सेनिक की अशुद्धि वाष्पशील ऑक्साइडों में क्या होती है, परिवर्तित होकर के वायु के साथ क्या होती है, बाहर निकल जाती है। अब इसका दूसरा हेडिंग क्या था आपका, अगला तीसरा है निस्तापन। सांद्रित आयस को उसके गलनांक के नीचे उच्च ताप पर गर्म करके उसमें उपस्थित नमी, जल अथवा अन्य वाष्पशील अपद्रव्य को निष्कासित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। तो निस्तापन किसे कहते हैं, जो सांद्रित आयस में से उसके अंदर जो गलनांक रहेगा, जो गलनांक मतलब गलने वाला जो आपका और अवाष्पशील जो पदार्थ रहेगा और इसके अंदर जो नमी रहता है उस नमी को क्या करता है, क्या बाहर कर देता है। इसी क्रिया को क्या कहते
कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। अब लिखेंगे आपका गर्म करके धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोक्साइड के धातु ऑक्साइड में बदलना भी निस्तापन आपका कहलाता है। निस्तापन क्रिया में आयत सरंद हो जाता है। सरंद का मतलब उसके अंदर के जितने भी आपका नमी रहता है निस्तापन में सब आपको बाहर निकल जाता है। इसी क्रिया को क्या कहेंगे, निस्तापन कहते हैं। तो यहाँ जो है आपका रसायन विज्ञान का यह सभी आपका जो है मॉडल जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी कौन है, जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, उत्सर्जित वज्रीय पदार्थों का वहन। तो इसमें याद रखिए पादप में जो जाइलम उत्तरदायी होता है वह किसमें होता है, तो जल का वहन होता है। क्या होता है, जल का वहन। निम्नलिखित में से कौन से पादप हार्मोन है, इसमें बताना। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, यह हमेशा परीक्षा में आपका पूछा गया। 2019 के 7 सेट में लगभग ये प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित कौन से पादप हार्मोन है। पहला आपको दिया इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और असाइटोकाइनिन। तो याद रखेंगे आपको क्या उसका उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन जो होता है पादप हार्मोन होते हैं। पौधे में जो हमारे हार्मोन होते हैं वह कौन होते हैं, साइटोकाइनिन होता है। तो इसे नोट करते चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है समजात अंगों का उदाहरण है। तो समजात अंगों का उदाहरण कौन कौन है इसमें आपको दिया गया है। पहला हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात, हमारे दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूसतारी, उसमें उपरोक्त सभी। तो इसमें समजात अंगों का जो उदाहरण होगा उपरोक्त सभी, इसमें से चारों जो ऑप्शन क्या है, सही है। समजात अंगों में हमारा चारों, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपात भी होता है, हमारे दांत तथा हाथी के दांत भी होता है, आलू एवं घास के ऊपरी भूसतारी भी है, उसमें हमारा उसका उदाहरण होता है उपरोक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन जो होगा इसमें आपका कौन सही है, तो उपरोक्त सभी होगा। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे इसका। अगला निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, घास, गेहूं तथा आम। घास बकरी तथा मानव, बकरी गाय तथा हाथी, घास मछली तथा बकरी। तो इसमें आहार श्रृंखला कौन बनाता है, जैसे घास को गेहूं नहीं खाता और गेहूं को आम नहीं खाएगा, या क्या घास को जो बकरी खाएगा बकरी को क्या है मानव। माने आप जो मानव जो है बकरी को मांस बना करके खाते हैं, और बकरी जो किसको खाएगा, आपको घास को खाएगा। इसका मतलब क्या है, घास जो है बकरी को खाएगा तो नहीं, आपको याद रखिएगा बकरी जो है घास को खाएगा, मानव जो है किसको खाएगा, बकरी को खा सकता है उसका मांस बना करके। तो इसमें श्रृंखला कौन सही हो जाएगा, आपका दूसरा ऑप्शन जो है सही है। तो घास बकरी तथा मानव जो है श्रृंखला क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी, मास्टर ग्रंथ शरीर में कहाँ पाई जाती है, इसका क्या महत्व है, यह हमेशा पेपर में आता है। इसने अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए कि मास्टर ग्रंथि को पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। लिखेंगे मास्टर ग्रंथि कोष्टक में पीयूष ग्रंथि, इसका मतलब मास्टर ग्रंथ को ही पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क को हाइपोथैलेमस में लगी होती है। इससे स्रावित हार्मोन समस्त अंतःस्रावित ग्रंथियां को श्रावण का नियंत्रण रखते हैं। इसके स्रावती वृद्धि हार्मोन शरीर में वृद्धि नियंत्रित एवं नियमित करता है। जो हमारा पीयूष ग्रंथि होता है शरीर के मस्तिष्क में जो हाइपोथैलेमस में लगी होती है, और जो अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है, वह श्रावण का नियंत्रण रखता है और शरीर में वृद्धि का नियंत्रण करता है और नियमित रखता है। तो मास्टर ग्रंथि शरीर में कहाँ पे रहता है, समझ में आ गया होगा कि मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस में लगी होती है। अगला क्वेश्चन है जीवों के जनन के विखंडन एवं खंडन विधि का उदाहरण सहित लिखिए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, जीवों को जनन एवं विखंडन एवं खंडन विधि का उदाहरण सहित लिखिए। तो विखंडन क्या है, विखंडन की परिभाषा जानेंगे। एक कोशिकीय जीवों में केंद्रक तथा कोशाद्रव्य अनेक भागों में विभाजित होकर अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है, जैसे मलेरिया परजीवी में। तो आपका क्या विखंडन क्या है, तो लिखेंगे एक कोशिकीय जीवों में केंद्रक तथा कोशाद्रव्य अनेक भागों में क्या हो जाए, विभाजित होकर के संतति कोशिकाओं का निर्माण करता है, उसी को विखंडन कहते हैं। जैसे जो मलेरिया परजीवी में को लिखेंगे शैवालों के तंतु अनेक भागों में टूटकर संतति पादप बनाते हैं। दूसरा जो होता है खंडन, खंडन क्या है, कोशिका सूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 संतति जीवों का निर्माण करती है, खंडन कहलाती है। और खंडन किस में उत्पन्न होती है, तो अमीबा में उत्पन्न होती हैं। तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन जानेंगे जीव मंडल किसे कहते हैं, जीव मंडल किसे कहते हैं। अब इसका उत्तर होगा आपका
जल, स्थल तथा वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें जीवधारी पाए जाते हैं। जल, स्थल तथा वायुमंडल में वह क्षेत्र जिसमें जीवधारी पाए जाते हैं जीवमंडल कहलाते हैं। कितना आसान उत्तर है। आपको क्या कहेंगे, जल, स्थल तथा वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें जीवधारी पाए जाते हैं जीवमंडल कहलाता है। यह जीवधारियों को पोषण, वृद्धि तथा प्रजनन के अवसर प्रदान करता है। जीवधारी अपने आवश्यकताओं की पूर्ति जीवमंडल से करते हैं। इसी जलीय जीवमंडल को स्थलीय जीवमंडल तथा वायुवीय जीवमंडल में विभाजित कर सकते हैं। तो आपको जीवमंडल क्या है, तो जल, स्थल, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें जीवधारी क्या होते हैं, पाए जाते हैं, वह जीवमंडल कहलाते हैं। तो जीवमंडल का उत्तर समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका 11 का क क्वेश्चन रहेगा। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। पहला आपका लिखा है जैव मात्रा, दूसरा लिखा है जैव विविधता को विशिष्ट स्थल, हॉट स्पॉट आपका। तो इसमें जैव मात्रा क्या है, लिखेंगे आपका हरे पादप द्वारा, याद रखेंगे हरे पादप आपका द्वारा संश्लेषित कार्बनिक भोज्य पदार्थों को प्राथमिक उत्पादन करते हैं अपनी जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त होने के लिए। याद रखिए जैव। 11 का ख क्वेश्चन, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल, हॉट स्पॉट पर टिप्पणी लिख रहा है। तो इसका टिप्पणी होगा, तो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल, जिन क्षेत्रों में प्रदेशों में जीव जातियां बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं। याद रखिए, जिन क्षेत्रों में या प्रदेशों में जीव जातियां बहुत अधिक संख्या में पाई जाती हैं उन्हें मेगा डाइवर्सिटी जोन कहते हैं। क्या कहते हैं, मान लीजिए जिन क्षेत्र में जातियां बहुत अधिक हैं, उनकी संख्या अधिक हैं, उसे क्या कहेंगे, मेगा डाइवर्सिटी जोन कहते हैं। मायर आपका नाम के वैज्ञानिक थे। 1988 के अनुसार जीवों को यथास्थान संरक्षण प्रदान करने के लिए मेगा डाइवर्सिटी क्षेत्र का संरक्षण प्रदान की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ उनके विनाश की संभावनाएं भी अधिक होती हैं। भारत में 3 हॉट स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। पहला जो है याद रखिए कहाँ है, पश्चिमी घाट, लंका, इंडो बर्मा एवं हिमालय। तो जैव विविधता के विशिष्ट स्थल कौन कौन होते हैं, तो जैव विविधता का विशिष्ट स्थल आपका पहला पश्चिमी घाट, दूसरा लंका और तीसरा जो है इंडो बर्मा एवं हिमालय है। तो अगला क्वेश्चन है जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति में क्या समझते हैं, कई प्रजातियां का उद्भव पर प्रकाश डालिए। तो जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानकारी रखेंगे, उत्पत्ति क्या है, कैसे हुआ, उसको आपको उद्भव पर प्रकाश डालना है। तो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे। आधुनिक आपको जीवन की उत्पत्ति, आधुनिक वैज्ञानिक ओपेरिंग, हैल्डेन आदि के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बने जटिल कार्बनिक यौगिकों से हुई। तो जो जीवन की उत्पत्ति हुई, तो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति के बारे में कौन वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक जो है ओपेरिन और हैल्डेन ने वो अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में आपको जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया कि भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप बने जटिल कार्बनिक यौगिकों से हुई। विषाणु अजैव और सजीव के मध्य की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। नए जातियों का उद्भव, तो नई जाति का उद्भव, अब नई जाति का उद्भव कैसे हुआ, अब जाना किसी जाति के जीवों के मध्य, किसी जाति के जीवों के मध्य अंतराजनन या संकरण द्वारा स्वतंत्र जीन प्रवाह के रुक जाने से उस जाति के जीवों के अलग अलग जातियों में बट जाने की जाति उद्भव कहते हैं। यह जननिक पृथक्करण के फलस्वरूप होता है। नई जाति का उद्भव 2 प्रकार का होता है। अब नई जाति का उद्भव कैसे होता है, तो किसी जाति के जीव के मध्य अंतराजनन या संकरण द्वारा स्वतंत्र जीन प्रवाह को रुक जाते हैं तो उस जीव के अलग जातियां क्या होते हैं, बट जाते हैं, जिसे जाति उद्भव कहते हैं। और जाति उद्भव कितने प्रकार से आपका होते हैं, तो जाति उद्भव जो होते हैं 2 प्रकार से होता है। पहला विस्थापनी जाति उद्भव होता है और दूसरा जो होता है समस्थानिक जाति उद्भव होता है। तो पहला जो है विस्थापनिक आप जाति उद्भव क्या है, अब इसका उत्तर होगा आपका एक जाति, याद रखें, एक जाति के 2 या 2 से अधिक समष्टियाँ, एक जाति के 2 या 2 से अधिक समष्टियाँ
जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विकसित होती हैं उनमें परस्पर लैंगिक जनन हो सकता है। इनके अलगाव के कारण रचनात्मक विभिन्नताएं विकसित हो जाती हैं। तो विस्थापनी जाति उद्भव क्या है? एक जाति के दो या दो से अधिक समष्टियां जो अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में क्या हो जाए, विकसित हो जाती हैं, इनमें परस्पर लैंगिक जनन हो सकता है। इसे अलगाव के कारण रचनात्मक विभिन्नताएं विकसित हो जाती हैं, जिसे विस्थापनी जाति उद्भव कहते हैं। अब इसका दूसरा जो है समस्थानिक जाति उद्भव। एक ही स्थान पर पाई जाने वाली जात की दो या दो से अधिक समष्टियां जननिक अलगाव प्रदर्शित करती हैं जिनसे परस्पर जनन नहीं होता है। तो समस्थानिक जाति उद्भव कैसे होता है? तो एक ही स्थान पर पाई जाने वाली जात की दो या दो से अधिक समष्टियां जननिक अलगाव प्रदर्शित करती हैं, इनके परस्पर जनन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? रेखा चित्र भी बनाइए। 4 नंबर का प्रश्न है। कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है तो याद रखेंगे। अब इसका उत्तर होगा मनुष्य में 46 या 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 कहते हैं, और इसको जोड़ी में बोलेंगे तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्री में समान होते हैं। 22 जो जोड़ी होते हैं गुणसूत्र जो होते हैं पुरुष में भी होते हैं और स्त्री में, दोनों में क्या होते हैं? समान होते हैं। इन्हें समजात गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें समजात गुणसूत्र किसे कहते हैं? अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया था, एक बार पेपर में आया था कि समजात गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो यार इसका उत्तर होगा 22 जोड़ी गुणसूत्र पुरुष और तथा स्त्री में क्या होते हैं? समान होते हैं, उसे समजात गुणसूत्र कहते हैं। पुरुषों में 23वें जोड़ी गुणसूत्र को यक्स वाई से और स्त्री में जो है यक्स यक्स से प्रदर्शित करते हैं। याद है 23वें जो जोड़ी होते हैं गुणसूत्र किससे प्रदर्शित करेंगे? यक्स वाई से, और स्त्री में जो होते हैं यक्स यक्स से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। युग्मक निर्माण के समय याद रखिएगा, जब युग्मक निर्माण के समय पुरुष में 50% शुक्राणु 22 प्लस यक्स गुणसूत्र वाले तथा 50% आपको शुक्राणु 22 प्लस वाई। अब यहाँ देखिए 22 प्लस यक्स और यहाँ क्या कहेंगे 22 प्लस आपका वाई गुणसूत्र वाले बनते हैं। स्त्रियां में सभी अंडक जो होते हैं आपका 22 प्लस यक्स गुणसूत्र वाले अर्थात एक जैसे होते हैं। 22 प्लस यक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचन के पश्चात और स्त्री 44 प्लस यक्स वाई। अब 44 कैसे हुआ? 22 मिलेंगे तो आपको 44 हो जाएगा, और यक्स और वाई मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? यक्स वाई। तथा 22 वाई गुणसूत्र वाले, तो यहाँ समझ में आया होगा कि आपका जो शुक्राणु से निषेचन के पश्चात जो पुत्री होती हैं कितना होती हैं? 44 प्लस एक्स वाई होते हैं। और जो हमारा 22 प्लस वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु से निषेचन के पश्चात 44 प्लस यक्स वाई क्या कहेंगे? 44 प्लस आपका यक्स वाई पुत्र बनते हैं। पुत्रियों और पुत्र का अनुपात क्या होता है? 50 संबंधे आपका 50 होता है। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ जो है इसकी जो रेखा चित्र को बनाना है, यह पुरुष है यह आपका कोशिका और ये नारी कोशिका है। पुरुष में यक्स वाई और स्त्री में क्या होता है? यक्स एक्स होता है। अब यहाँ जो है यक्स वाला यहाँ उतार देंगे, यहाँ वाई वाला उतार देंगे, यहाँ यक्स वाला उतार देंगे, यहाँ वाई वाला उतार देंगे। क्रमशः समझते रहेंगे। अब दोनों में जो संकरण कराया जाता है तो क्या होता है? यहाँ से अब यक्स वाला और यहाँ से यक्स और यहाँ से देखिए आपका यक्स मिल करके यक्स एक्स हो गया। और यहाँ से क्या होगा आपका? यहाँ से यक्स ले लेंगे, यहाँ वाई ले लेंगे और यहाँ यक्स लेंगे तो यहाँ पे यक्स वाई हो जाएगा। तो जब यक्स एक्स दोनों समान होता है तो क्या होता है? लड़की पैदा होता है। उसके बाद यक्स वाई होगा तो लड़का पैदा होगा। यक्स एक्स होगा तो आपको क्या हो जाएगा? आपका फिर लड़की हो जाएगा। यक्स वाई होगा तो लड़का होगा। तो एक दूसरे का जब यक्स वाई में संकरण कराते हैं, जब यक्स यक्स अगर होता मिलता है तो लड़की, यक्स वाई होगा तो लड़का, और यक्स एक्स मिलेगा तो लड़की, फिर यक्स वाई मिलेगा तो लड़का। यह क्या है आपका? तो यह लिंग निर्धारण का रेखा चित्र है। इसे अपने कॉपी में बना लीजिए। यक्स वाई क्या है? तो ये पुरुष का आपका जो गुणसूत्र मानेंगे, और ये यक्स यक्स जो है क्या है? नारी का गुणसूत्र माना जाता है। अब अगला क्वेश्चन जानेंगे। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका या क्वेश्चन लिख सकते हैं न्यूरॉन की रचना। अब इसका जो है न्यूरॉन का रचना करना है और वो भी सचित्र के साथ चित्र भी बनाना है। तो तंत्रिका कोशिका जो न्यूरॉन क्या होता है? तो पहले इसका उत्तर लिखेंगे। तंत्रिका कोशिका
हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। किसका बना होता है? तंत्रिका जो कोशिका जो न्यूरॉन होता है वो किसका बना होता है? तो तंत्रिका कोशिका का बना होता है। इसका कार्य संवेगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है। इसका कार्य जो होता है संवेगों को एक स्थान से कहाँ तक? दूसरे स्थान तक ले जाता है। आपका तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिका के कौन भाग होते हैं? कितने? तो 3 भाग होते हैं, याद रखिए। साइटान, वृश्चिकाएँ, तंत्रिकाक्ष। याद कीजिए 3 आपका भाग क्या है? साइटान, वृश्चिकाएँ, तंत्रिकाक्ष। तो अब साइट्रान क्या है? साइट्रान क्या होता है? तो लिखेंगे कोशिका का मुख्य भाग होता है। ये जो तंत्रिका कोशिका का यह सबसे मुख्य भाग होता है। इसका केंद्रक स्थित होता है, इसमें केंद्रक स्थित होता है। इसके बीचों बीच में जो होता है आपका केंद्र, भी चित्र दिखाया जाएगा तो चित्र में आपको पूरा और समझ में आ जाएगा कि कोशिका का मुख्य भाग होता है आपका साइट्रान क्या है? ये कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें केंद्रक स्थित होता है। इसमें अनेक निःशीथ कण पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है? अनेक छोटे छोटे जो होते हैं हमारा निःशीथ कण पाए जाते हैं। साइटान में अनेक प्रवर्धक निकलते हैं। छोटी छोटी, याद रखें, छोटी छोटी शाखाओं को वृश्चिकाएँ कहते हैं। यह बड़ी शाखा में तंत्रिकाक्ष कहते हैं। जो छोटे छोटे अगर उसकी शाखा रहते हैं तो उसको वृश्चिकाएँ कहते हैं, और जब बड़ी शाखा हो जाते हैं तो उसको तंत्रिकाक्ष कहा जाता है। तो अब अगला हम लोग पढ़ेंगे वृश्चिकाएँ क्या होते हैं। तो वृश्चिकाएँ के आपको बारे में जानकारी रखेंगे कि यह लिखेंगे आपका यह आधार पर मोटी तथा स्वतंत्र छोर पर पतली एवं शाखामय रचना होती हैं। जो वृश्चिकाएँ होती हैं ये आधार पर क्या होती हैं? छोटी तथा स्वतंत्र छोर पर पतली एवं शाखामय रचना होती हैं। यह अन्य तंत्रिका कोशिका के तंत्रिकाक्ष में अंतिम छोर पर स्थित घुंडी आपका नुमा रचनाएं के साथ संधि बनाती हैं। उद्दीपनों के ग्रहण करने के साइट्रान तक पहुंचाती हैं। तो यह जो वृश्चिकाएँ होती हैं यह उनकी आधार पे क्या होती हैं? मोटी होती हैं तथा स्वतंत्र छोर पे क्या होती हैं? पतली होती हैं। तो अगला इसमें जो हेडिंग है तंत्रिकाक्ष। तो तंत्रिकाक्ष के बारे में जानकारी रखेंगे। साइट्रान से एक समान मोटी का तंत्रिकाक्ष निकलता है। अब देखिए साइट्रान से एक समान आपका क्या मोटाई का तंत्रिकाक्ष निकलता है। इनके अंतिम छोर पर छोटी छोटी घुंडी नुमा शाखाएँ निकलती हैं। अब इनमें छोटी छोटी जो होते हैं घुंडी नुमा क्या होती हैं? शाखाएँ निकलती हैं। यह दूसरी तंत्रिका कोशिका के वक्षिकाओं के साथ संधि बनाती हैं। तो यह जो चित्र देख रहे हैं ये न्यूरॉन का चित्र है। इसे तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। इसमें यह ध्यान देंगे यहाँ पे जो आपका क्या है कोशिका का ये मुख्य भाग होता है जिससे केंद्रक स्थित हो तो इसे क्या कहेंगे? आपका साइट्रान बोला जाता है। इसमें जो आपका कोशिकाएँ बोला जाएगा। निशील कण, इसमें निशील आपका कण होते हैं। न्यूरिलेमा आपका होता है यह। और नीचे आपका तंत्रिकाक्ष आपका वृश्चिकांत आपका होता है नीचे। ध्यान से देखेंगे आपको चित्र को आप अच्छे से अपने कॉपी में बना लीजिएगा, सीख लीजिएगा, क्योंकि यह जो क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की रचना बताइए। तो अब अगला जो हमारा है अगला क्वेश्चन जानेंगे। अब अगला क्वेश्चन है रसारोहण। ये भी क्वेश्चन आईएमपी है। रसारोहण से आपको टिप्पणी देना। देखिए रसारोहण पर, बीज अंकुरण पर, पारिस्थितिक तंत्र पर, वन्य प्राणियों के संरक्षण पर, जैव मात्रा पे। इस पे आपको 5 क्वेश्चन इसमें दिया गया, टिप्पणी देना है। तो जैव मात्रा पे जानकारी रखेंगे। आपका रसारोहण क्या होता है, बीज अंकुरण क्या होता है। तो रसारोहण का इसका उत्तर होगा जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित। याद रखिए जड़ों द्वारा मिट्टी से क्या कहेंगे आपका अवशोषित कोसा रस जल तथा खनिज गुरुत्वीय बल के विपरीत पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। रसारोहण क्या है? जड़ों द्वारा मिट्टी से अवशोषित कोसा आपका लिखेंगे कोसा रस जो जल होते हैं तथा खनिज जो गुरुत्वीय बल के विपरीत पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। रसारोहण की क्रिया जाइलम उत्तकों के द्वारा होती है। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन बनता है कि रसारोहण की क्रिया किस ऊतकों द्वारा होता है। तो रसारोहण की क्रिया जो होता है जाइलम ऊतकों के द्वारा होता है। बीज अंकुरण। अब दूसरा आपका क्या था? बीज अंकुरण पर टिप्पणी रखना है। बीज में भ्रूण आपका जो भ्रूण प्रस्तुतावस्था में रहता है,
जो बीज में जो भ्रूण किस अवस्था में होता है, प्रस्तुतावस्था में रहता है। उपयुक्त मात्रा जल, ताप, वायु, प्रकाश आदि मिलने पर बीज जल अवशोषित करके, जो बीज होता है जल को क्या कर लेता है, अवशोषित करके नवोद्भित पादप का निर्माण करता है। इस क्रिया को अंकुरण कहते हैं। तो बीज अंकुरण किसे कहते हैं समझ में आ गया होगा कि जो बीज के जो भ्रूण होते हैं वह प्रस्तुतावस्था में रहते हैं और उसमें जल, ताप, वायु, प्रकाश जब मिलते हैं तो वह बीज जो होते हैं जल को क्या करते हैं, अवशोषित करके नवोद्भित पादप, नवोद्भित मतलब नया पौधा का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। अंकुरण कितने प्रकार के होते हैं, तो अंकुरण जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक अधोभूमिक अंकुरण होता है, दूसरा जो होता है ऊपरी भूमिक अंकुरण होता है, तीसरा जो होता है पृष्ठस्थ आपका अंकुरण होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में अधोभूमिक अंकुरण के बारे में नहीं पूछा गया था, केवल बीज अंकुरण के बारे में पूछा गया था। तो बीज अंकुरण समझ में आ गया होगा। यदि आप इसको तीनों प्रकार का नाम लिख देते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। अब अगला जो इसमें तीसरा जो था, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तब इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि किसी भी स्थान पे पाए जाने वाले जैविक घटकों और अजैविक घटकों को पारस्परिक संबंध को आपका परितंत्र आप कहते हैं। याद रखिए, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, किसी स्थान पर पाए जाने वाले जैविक घटक और अजैविक घटक पारस्परिक संबंधों को परितंत्र कहते हैं। परितंत्र के जैविक तथा अजैविक घटकों को मध्य ऊर्जा प्रवाह सुनिश्चित प्रकार से होता रहता है। सभी जैविक तथा अजैविक घटक निश्चित नियमानुसार गतिज संतुलन में बने रहते हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, आप यहीं तक आप उत्तर लिख दें, परिस्थिति तंत्र कहते हैं तो आपको नंबर मिलेगा। किसी स्थान पर पाए जाने वाले जैविक घटक और अजैविक घटक को पारस्परिक संबंध को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अब अगला जो है वन प्राणियों का संरक्षण। जो वन प्राणियों का संरक्षण कैसे होगा, क्या है, इस पर टिप्पणी देना है। तो मनुष्य के सांस्कृतिक, याद रखिए, मनुष्य के सांस्कृतिक विकास के कारण वन प्राणियों को आवासीय क्षेत्र घट रहे हैं। जो हमारे वन आपका प्राणी के जो आवासीय क्षेत्र हैं दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे हैं। क्यों कम होते जा रहे हैं, क्योंकि जंगलों को क्या हो रहा है, नष्ट करते जा रहे हैं, पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं। तो वन प्राणियों को संरक्षण कैसे किया जाएगा, अब इसके बारे में जानकारी रखेंगे। अब जंगलों को नष्ट होने के कारण वन प्राणियों को अनेक प्रजातियां क्या हो जा रही हैं, विलुप्त होती जा रही हैं। विलुप्त प्राय वन जातियों को सुरक्षा रखने को जंतु संरक्षण कहते हैं। जंतुओं से भोजन, चर्बी, कस्तूरी, औषधियाँ, गुणों से परियुक्त विभिन्न पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो वन प्राणियों से संरक्षण करना अति आवश्यक है। अब जंगलों की कटाई पर रोक लगाना चाहिए, जंतुओं को मारना नहीं चाहिए। तो वन्य प्राणियों को संरक्षण कैसे किया जाता है समझ में आ गया होगा। अब इसका अगला जो है हमारा है जैव मात्रा पर टिप्पणी देना था। तो जैव मात्रा क्या है, किसी भी स्थान पे पाए जाने वाले जैविक घटक, जैसे आपका जैविक घटक कौन कौन हो, उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक के भार को जैव मात्रा कहते हैं। जैव मात्रा किसे कहते हैं, किसी भी स्थान पे पाए जाने वाले जैविक घटक के भार को जैव मात्रा कहते हैं, अथवा किसी जीव विशेष के भार को भी जैव मात्रा कहते हैं। तो जैव मात्रा पे टिप्पणी देना था तो समझ में, तो जो जैव मात्रा की परिभाषा समझ में आ गया होगा। या आप यहाँ से अथवा वाला भी लिख सकते हैं, किसी जीव विशेष के भार को भी जैव मात्रा कहते हैं। तो बायोलॉजी के सभी प्रश्नों को हल कर दिया गया है। अब कल जो है पेपर जो आप 2 होगा, पेपर 2 में पहले भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्नों को हल किया जाएगा। तो भौतिक विज्ञान के सभी प्रश्नों को आप लोग देखते रहिए। मॉडल पेपर है, इसमें से निश्चित है कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो हर साल आते रहते हैं। इसलिए इस मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिए अच्छे से, और अच्छे से 2020 में अच्छे नंबर से आप पास हो जाइए। तो कल हम मिलते हैं भौतिक विज्ञान के पेपर 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।